हेलो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 3। देखिए ना, ये ना इस चैप्टर का ना सेकेंड वीडियो है। इसके पहले ना मैंने ना चैप्टर 3 का ना फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को पढ़ना। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, 3.4 से हम लोग को पढ़ना था। तो आज हम लोग 3.4 को कवर करते हैं। तो 3.4 क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जे थॉमसन गेव द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या किया था, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग द एटम हैज़ अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, स्फेरिकल क्लाउड होता है पॉजिटिव चार्ज का, इन विच द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड। और उसमें क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब कि एम्बेडेड मतलब कि धसे हुए होते हैं इन सच वे, कुछ इस तरीके से ना, डैट द चार्ज आर बैलेंस, जैसे चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे। मतलब कि ये स्फेरिकल क्लाउड हो गया पॉजिटिव चार्ज का, और जो ये कहीं कहीं पर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, जिससे क्या है, ये ना तो एटम जो है ना तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ना ही पूरी तरीके से नेगेटिव है। मतलब ये क्या है, ये बैलेंस है। ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ वाटरमेलन टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना वाटरमेलन का एग्जाम्पल देते हैं इस मॉडल को समझने के लिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। तो समझते हैं। तो समझिएगा इसमें बोला क्या जा रहा है। तो बोला जा रहा है द रेड पोर्सन ऑफ द वाटरमेलन इज द पॉजिटिव क्लाउड। तो जो ना वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन का ना जो रेड पोर्सन है वो क्या है, पॉजिटिव क्लाउड है। पूरा का पूरा वो पॉजिटिव है, मतलब अंदर का क्या है, पूरा पॉजिटिव है। एंड द ब्लैक सीड आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और जो वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं ना, कहीं कहीं पर ब्लैक कलर के सीड होते हैं, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। सिंस इससे ये होता है ना, सिंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम इज सेम। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। देयर फॉर द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरीके से एटम क्या होता है, ना तो पॉजिटिव नेचर का होता है, ना ही नेगेटिव नेचर का होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो यही है प्लम पुडिंग मॉडल और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सीखने के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इसी से ना रदरफोर्ड ने क्या दिया था, अपना कुछ एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं इसको। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है इन द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ना, इन दिस एक्सपेरिमेंट दे बम्बार्ड अ थिन गोल्ड फॉइल विथ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल। तो इन्होंने क्या क्या किया था अपने ना एटॉमिक मॉडल में ना, एक पतला गोल्ड का फॉइल लिया था, और उस पर ना हाई एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल का क्या क्या किया था, बम्बार्ड किया था। बम्बार्ड मतलब होता है ना, तेज बौछार करना। मतलब कि एक फॉइल है, उस पर क्या करना, अल्फ़ा पार्टिकल से बार बार क्या करना, उस पर अटैक करना। अटैक किया था। तो फिगर 5A और 5B में दिखाया जा रहा है। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, तो बोलोगे अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। एंड देयर मास इज इक्वल टू द मास ऑफ हीलियम एटम। और जो उनका मास होता है ना, वो इक्वल होता है मास ऑफ हीलियम एटम के। मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उनका मास क्या होता है, हीलियम के मास, हीलियम एटम के मास के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने ना पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ना कैथोड रेज होता है और दूसरा एनोड रेज होता है। कैथोड रेज कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और एनोड रेज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ ली कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और जिसका जो मास होता है वो हीलियम एटम के मास के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चे, जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला एटॉमिक मॉडल, इसको ना मैं दूसरे बुक से पढ़ाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो समझते हैं हम लोग उससे। देखिए तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो रदर फोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि कैसे किसी भी एटम में ना इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ही बम्बार्ड फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल। उसने क्या किया, बम्बार्ड किया फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल का। बम्बार्ड मतलब होता है कि बौछार करना, बहुत तेज स्पीड से क्या करना, उसके ऊपर अटैक करना।
अल्फा पार्टिकल के बारे में बोला जा रहा है, दीज आर डबली चार्ज हीलियम आयन। ये क्या होते हैं? डबल चार्ज हीलियम आयन होते हैं। हैविंग अ मास ऑफ 4u। 4u इसका क्या होता है? मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट है ये u, ठीक है। ऑन थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, मतलब कि इन्होंने क्या किया? ही बॉम्बार्ड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल ऑन थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। ही सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल। इन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए सेलेक्ट किया ना, रीज़न आता है क्यों क्यों गोल्ड फॉइल ही सिलेक्ट किया गया, और कोई फॉइल कॉपर का फॉइल, एल्युमिनियम का फॉइल या सिल्वर का फॉइल क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? बिकॉज ही वांटेड अ लेयर एज थिन एज पॉसिबल। क्योंकि वो चाहते थे एक ऐसा लेयर बनाना जो कि बहुत थिन हो, बहुत थिन हो, ठीक है ना। तो वो थिनेस जो जो नेचर है बहुत थिन का, वो केवल गोल्ड फॉइल में ही आ सकता है, बाकी चीज़ों में नहीं आ सकता। इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज़ किया। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। मतलब कि ये ना 1000 एटम जितना क्या होता है? थिक होता है। आगे है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जब किया ना, तो उसको ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। ये आपके बुक में ना नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसको बताया जा रहा है इस बुक से। तो बोलोगे, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मतलब कि बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे ना जो सीधे आए, मतलब कि अल्फा पार्टिकल आए और निकल गए, सीधे स्ट्रेट निकल गए। सेकेंड क्या ऑब्जर्व किया इसने? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट मतलब कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि आए और सीधे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे ना जो क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए फॉइल से बाय स्मॉल एंगल। मतलब कि कुछ आए और हल्के से बस डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और वेरी फ्यू मतलब कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 12,000, मतलब कि 12,000 में से 1 अपीयर टू रीबाउंड, कि वो क्या हुए? रीबाउंड हो गए, मतलब कि आए, टकराए और चले गए इधर, ठीक है ना। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये रदरफोर्ड कंक्लूडेड है। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? तो आप लोग के बुक में ना ये यहाँ से दिया हुआ है, बाकी चीज़ दिया हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने ना इसको बताया है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग के बुक में इतना दिया हुआ है तो यहीं से पढ़ लेते हैं। तो बोला जा रहा है क्या क्या उन्होंने कंक्लूज़न निकाला? उन्होंने कंक्लूज़न ये निकाला, पहला कंक्लूज़न, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कि बहुत सारा स्पेस क्या है? एटम में खाली है। इसीलिए तो कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल आए वो सीधे के सीधे निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस क्या था? खाली था। तो यही बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। बिना किसी डिफ्लेक्ट के सीधे निकल गए, आए और सीधे निकल गए। सेकेंड क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने? सेकेंड निकाला कंक्लूजन कि वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। देखिए ना, बहुत कम पार्टिकल क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हुए थे। क्यों हुए थे डिफ्लेक्ट? फ्रॉम देयर पाथ से, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। क्योंकि मतलब एटम में ना पॉजिटिव चार्ज क्या है? बहुत कम जगह पर है, इसीलिए वो क्या हुए? वो आए और देखिए अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, वो आए और देखिए कह रहे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो गए। तो बहुत कम एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पर है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? सीधे निकल गए, क्योंकि एटम में क्या था? खाली जगह था बहुत ज़्यादा, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि एटम में कहीं पर, मतलब कुछ जगह पर क्या होता है? बहुत कम लिटिल स्पेस होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, तो थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मतलब बताया गया था ना कि ना 12,000 में से एक क्या है? अल्फा पार्टिकल ऐसे है ना जो क्या हो गए थे? आए और क्या हो गए? यहीं से रिबाउंड हो गए। तो 180 का मतलब है कि दे रिबाउंड, इंडिकेटिंग डैट, और ये इंडिकेट करता है ना कि डैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन अ एटम। मतलब कि
एटम में कहीं एक जगह पर स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल जगह में ना, इस वेरी स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए वो आता है और क्या होता है, टकराने के बाद रिबाउंड हो जाता है। वो समझ में आ गया, टकराता नहीं है, वो क्या होता है, तुरंत रिबाउंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, देखिए ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए और स्टेट निकल गए। आए, देखो ये भी स्टेट निकल गया, ये भी स्टेट निकल गया, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्टेट निकल गए। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारा एटम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। फर्स्ट। सेकेंड, उन्होंने क्या देखा कि ना कुछ आए और ना कुछ एंगल बना करके क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब कि सम मतलब कुछ एटम था, मतलब कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे कि वो कुछ एंगल बनाए और डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो देखिए ये आया और कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गया, ये आया कुछ एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गया, ये आया और कुछ एंगल बना करके डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकला, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला ना कि ना एटम में ना कुछ जगह पर क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे कि ना ये आते हैं और डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और थर्ड, इन्होंने क्या देखा ऑब्जर्वेशन कि कुछ आए और क्या हो गए, सीधा 180 पे रिबाउंड हो गए। इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ना एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और मास क्या होता है, एक जगह पर वेरी स्मॉल वॉल्यूम में क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, इसीलिए वो आते हैं और 180 पे रिबाउंड हो जाते हैं 1 डिग्री पे। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन्होंने अपने मॉडल को आगे लेकर के आए और हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, और ये फीचर्स बताए किसी भी एटम के बारे में, क्या बताए हैं, तो पहला बताए ये फीचर्स कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। कि मतलब कि किसी भी एटम में ना पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, वो ना क्या रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। ठीक है ना, नियरली द होल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और जितना भी मास होता है ना एटम का, वो कहाँ पर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने क्या बोला एटम के बारे में, तो इन्होंने बोला कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। आगे इन्होंने क्या बोला एटम के बारे में, बोला ये कि द साइज ऑफ द एटम 10 टू द पावर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम इतना है और न्यूक्लियस का साइज क्या है, इतना है। तो ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग शिफ्ट होते हैं अपने बुक पर। तो देखिए इस बॉक्स में कुछ बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि ई रदरफोर्ड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ई रदरफोर्ड को ना हम लोग जानते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस ऑफ द एटम का, मतलब कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है ना, आगे बोला जा रहा है कि जो भी बताया कि जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का, 10 टू द पावर 5 टाइम्स क्या होता है, स्मॉलर होता है एटम के रेडियस से। ठीक है ना, तो जो भी पढ़े थे कि साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होता है और इसका साइज होता है 10 टू द पावर -10 मीटर का। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है रदरफोर्ड प्रपोज दैट द पॉजिटिव चार्ज, हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। Rutherford proposed that the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in an extremely small region. He called this very small portion of the atom nucleus। मतलब कि इन्होंने बताया ना कि वेरी स्मॉल पोर्शन में ना एटम के क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है और उसका मास कंसंट्रेटेड रहता है। तो उसी जगह को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस नाम दिया। इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। पाथ को क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसलिए रदरफोर्ड
came to be nuclear model of an atom on the basis of this experiment. It did not describe, लेकिन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यही हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, वो पढ़ेंगे। और इसी को बताया डेनिश साइंटिस्ट नील्स बोर ने बताया है। तो पढ़ते हैं इसको, पहले 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है can the alpha particle scattering experiment be carried out using silver foil or extremely thin foil of other element rather than gold? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि ना गोल्ड ही क्या है, ऐसा मटेरियल है ना, ऐसा मेटल है ना जिसको आप ना क्या क्या कर सकते हो, थिन कर सकते हो, मतलब जिसका आप थिन लेयर तैयार कर सकते हो, और ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम लोग गोल्ड फॉइल के अलावा किसी और को चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था रीज़न भी, ठीक है। और आगे है सेकंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस डिड थॉमस चैलेंज द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम? किस बेसिस पे ना थॉमसन ने ना चैलेंज किया थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे ना कि जब क्या किया थॉमसन ने ना ये डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवर किया ना, तब उन्होंने बोला ना कि अगर एटम इंडिविजुअल नहीं है तो उसके अंदर पार्टिकल आया कहाँ से, मतलब कि एटम को अब आप और डिवाइड करोगे ना तो उसके अंदर क्या होगा, सब एटम होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यही बेसिस था कि ना डिस्कवरी ऑफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन किया, और इसी डिस्कवरी के बाद उन्होंने ना चैलेंज किया कि ना एटम क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर दे दोगे आप लोग, ठीक है। और नहीं तो आप लोग को ना इस पार्ट के एंड में ना, वीडियो के एंड में ना, आप लोग को ना एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गाइड है, उसका आप लोग का पिक्चर दिखाया जाएगा, उससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आंसर को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, वो किसी और का गाइड है, तो उससे आप लोग सॉल्यूशन को देख सकते हो कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है 3.6, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल ऑर्बिट? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि ना नील्स बोर जो है ना, ये बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है ऑर्बिट में। थॉमसन मतलब कि रदरफोर्ड ने ना इसके बारे में नहीं बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, और यही क्या था, लिमिटेशन था। कोई पूछेगा ना कि लिमिटेशन क्या था, तो आप बताओगे कि लिमिटेशन यही था कि इन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया नहीं कुछ, ठीक है ना। तो इसको बताया नील्स बोर ने, तो नील्स बोर का पढ़ते हैं। तो बोलोगे यहाँ से है, नील्स बोर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट, मतलब कि नील्स बोर और उनके असिस्टेंट कौन थे, बरी थे, उन्होंने ना खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए और केम अप विथ अ मॉडल, और एक मॉडल के साथ आए जिनको बोला गया कॉल्ड द बोरबरी, नील्स बोर का बोर और इनके एसोसिएट का बरी, बोरबरी स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, की किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसका इन्होंने क्या दिया, इन दोनों ने मॉडल दिया। तो अकॉर्डिंग टू द बोरबरी स्कीम, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन शेल अराउंड द न्यूक्लियस, की इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते हैं शेल में अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में। एंड दीज सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर KLMNOP डैश 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 डैश, ठीक है ना। तो ना इसको हम लोग अरेंज करते हैं, लिखते हैं, फर्स्ट सेल को नाम दे देते हैं K सेल, सेकेंड को नाम दे दिए L, थर्ड को M, फोर्थ को N। इसको ना 1 2 3 4 ही बोलते हैं कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, या फिर KLMNOP ऐसा नाम देते हैं। समझ में आ गया इसको। शेल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। फिर इसमें बोला जा रहा है द सेल और ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द के सेल, मतलब कि जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज का जो रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं के सेल, फिर सेकेंड वाले को बोलते हैं एल सेल, एंड द नेक्स्ट, ऐसे ही हम लोग लेबल करते जाते हैं LMN करके, ठीक है ना। तो ये है। तो अब 3.7 में पढ़ते हैं कि बोरबरी स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उन्होंने कैसे बताया कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। तो पढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्या बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²,
मतलब कि 2n² एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग बताएंगे कि किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, तो वेयर n इज द सेल नंबर, n क्या है, सेल नंबर है। अगर पहला सेल होगा तो यहाँ पर 1 रखेंगे, दूसरा सेल होगा तो यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे, तीसरा सेल होगा तो n की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। फॉर k सेल या k ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला है, तो न्यूक्लियस के जस्ट पहले वाला है, तो मतलब बाद वाला ही है, न्यूक्लियस के बाद वाला, मतलब कि n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ रख दो n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1, दैट इज 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिए के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा एल के लिए n इज इक्वल टू कितना रखोगे, 2 रखोगे, क्योंकि न्यूक्लियस के सेकेंड बाद वाला सेल है, तो 2 का स्क्वायर, तो बोलोगे 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 टाइम्स, 1 का स्क्वायर था तो 1 को 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब कि एल सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 होते हैं। थर्ड एम के लिए देखते हैं, तो एम देखिए तीसरे नंबर पे आता है KLM, तो n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो एम सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 होते हैं। लेकिन अब समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर रखना है LMN के लिए 2 3 4 रखना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल, फर्स्ट ऑर्बिट में या के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट और एल सेल में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट या एम सेल में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। पढ़ेंगे आगे, तो एक यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और वैलेंस सेल किसे कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझिए ना, देखिए नाम में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझते हैं पहले, तो बोलोगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे ना, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट मतलब होता है सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझेंगे अभी आगे, बस आप इतना याद रखिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे सबसे बाहर वाले सेल में, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एंड दिस सेल, और जिस सेल का हम लोग बात करेंगे ना, जिसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, उस सेल को हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल, ठीक है। अब यहाँ पर बताया कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल इज 8। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में ना मैक्स टू मैक्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल में मैक्स टू मैक्स 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक्सेप्शन है के का, क्योंकि के आउटर सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 ही हो सकते हैं। बाकी में देखो 8 है तो इसमें तो 8 चल जाएगा, इसमें 18 है तो इसमें 18 नहीं होगा, इसमें भी 8 होगा, तीसरे में भी कितना होगा, तीसरे में भी 8 ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं वो तो तुम बताओगे ये, लेकिन कितने स्टेबल रहने के लिए ना मैक्सिमम उसमें 8 रहते हैं, ठीक है ना। अगर 18 प्रेजेंट है मतलब कि वो अनस्टेबल है अभी, ठीक है ना, तो 18 को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, तब वो स्टेबल रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है 8 एक्सेप्शन है के सेल के लिए, क्योंकि के सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल होता है, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ना आप बाहर वाले सेल में नहीं रखोगे जब तक कि अंदर का सेल फिल ना हो जाए। तो इसको भी बताएंगे कैसे है, यहाँ पर बताएंगे, ये थोड़ा सा नीचे ना, यहाँ से बताना चालू करेंगे कि ना ये थर्ड पॉइंट को बताना है, एक बार लिख ले रहा हूँ यहाँ पर कि थर्ड पॉइंट को बताएंगे। तो फिल्ड रहते हैं, डेट इज द सेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टेप वाइज मैनर में फिल करते हैं। समझाएंगे थर्ड पॉइंट को यहाँ पर आगे। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इवन व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द पेनुलिमिटेड सेल इज मोर देन 8। मतलब कि उनका कैपेसिटी क्या है, 8 से ज़्यादा कैपेसिटी है। 9th इलेक्ट्रॉन इज पास्ड इन इट ओनली आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन हैव एंटर इन द लास्ट सेल
फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझिएगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। एटॉमिक नंबर क्या है कैल्शियम का 20 है, बट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे इस फॉर्म में लिखना, यही क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मतलब कि देखिए 20 है, तो 20 है ना बच्चे, तो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 लिख दिए। ठीक है, दूसरे में कितने होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, लिख दिए। 8 और 2 10 हो गया। ठीक है ना, तीसरे में कितने होते हैं सर, तीसरे में तो आपने बताया था 18 होते हैं। नहीं बच्चे, 18 नहीं रखेंगे हम लोग मैक्स टू मैक्स 8 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, 8 ही रखेंगे। ठीक है, तो 8 + 2 10, 10 + 8 18, बच कितने गए 2, तो यहाँ पर 2। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2882 होता है। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है कि ना इसको ऐसा रखिए 2891, नहीं बच्चे ऐसा नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 8 रह सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ना कि ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बताना चाह रहा था कि ना इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेलर फील्ड, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि यहाँ पर ना ऐसा नहीं कर सकता यहाँ पर कि 2 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ से 2 कम करके यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। देखो अभी भी ये 20 ही हो रहा है, लेकिन ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है ना कि जब तक अंदर वाला सेल पूरा फिल ना हो जाए तब तक बाहर वाले सेल को हम लोग नहीं फिल कर सकते। समझ में आ गया, तो यही है, स्टेप वाइज मैनर में फिल करना है। मतलब कि पहले 2 फिर 8 फिर 8, तो इसको 8 करना पड़ेगा और इसको फिर 2 करना पड़ेगा। समझ में आ गया, यही होता है। तो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट एज पर बोरबरी स्कीम इज गिवन फिगर 7। तो फिगर 7 में यहाँ पर दिया हुआ है, तो समझते हैं उसको। देखिए, तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बताते जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पर है हीलियम। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, देखिए ना, इसको ना याद रखिए, कम से कम 20 तक याद रखिएगा। तो बोलिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। पोटेशियम को बोलते हैं के से और कैल्शियम को बोलते हैं सी से। तो बच्चे 20 तक ना आप लोग को ना एटॉमिक मतलब कि एलिमेंट का नाम याद करके रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर ना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में बोलेंगे कि ना मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए, तो आप ऐसा बना करके दिखाएंगे, मतलब कि बीच में है ये न्यूक्लियस, ठीक है ना, बीच में है न्यूक्लियस। तो फिर इसमें अब सर इसमें ये 3 ही लाइन क्यों बनाएंगे, मतलब 3 ही सर्कल क्यों बनाएंगे बच्चे, इसलिए बनाएंगे ना क्योंकि पहले हम लोग इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे इसका, तो लिखेंगे मैग्नीशियम और यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 12 लिख दिए एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फर्स्ट में क्या लिखेंगे 2, सेकेंड में लिखेंगे 8, 2 और 8 हो गया 10, तो लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग को 3 ऑर्बिट बनाना है। कितने ऑर्बिट बनाने हैं, 3 ऑर्बिट। तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। समझ में आ गया। अब वैसे ही कोई बोल दिया सर क्लोरीन का बताइए, तो क्लोरीन का बनाइए एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको इसका निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्लोरीन, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17। ठीक है, तो कितने ऑर्बिट बनाने पड़ेंगे 1 2 3, तो 1 2 3। इसके बाद फर्स्ट में 2 1 2 8 1 2 8 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब
यही इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट हैविंग 19 एंड 20 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 19 इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम। तो हम लोग बनाते हैं कैल्शियम और इसका। तो कैल्शियम और इसका बनाने के लिए हमको पहले चाहिए क्या, हमको पहले चाहिए कि इसमें कितने हम लोग को सेल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम में लिखेंगे 19। तो इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो हमको क्या करना है, तो हमको इसमें बनाना है 4 सेल। तो ये तो हो गया फर्स्ट न्यूक्लियस, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, ये बन रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम में कितने होते हैं, कैल्शियम का था 20। तो 2 8 8 8 to 10, 10 और 18 और 2 20। ठीक है ना, इसमें कितने ऑर्बिट, 1 2 3 4 ऑर्बिट। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट और ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट। आप लोग को ना, आप लोग कंपास का यूज़ करेंगे सर्कल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे ही इसका बनाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ। तो इतना समझने के बाद हम लोग अब समझते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के बारे में। बच्चे याद रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना अभी पढ़ाया था, पॉइंट नंबर 2 में था, यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखाया था ना, देखिए समझिएगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि बताओ पोटेशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चे देखिए आउटर मोस्ट सेल, देखिए ये तो इनर सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल क्या है 1 है, तो मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1। तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। कोई पूछे कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलोगे आप 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन 2। कोई पूछे क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है क्लोरीन के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। कोई पूछे मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 2, 1 और 2। कोई पूछे ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, जिसमें बोलोगे 1 2 3 4 5 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। कोई पूछे हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 1, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल ही पहला सेल है। समझ में आ गया। और आउटर मोस्ट सेल जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। तो इसमें वैलेंस सेल हो जाएगा फोर्थ सेल, इसमें भी फोर्थ सेल, इसमें हो जाएगा थर्ड सेल, इसमें हो जाएगा थर्ड सेल, इसमें हो जाएगा सेकेंड सेल, इसमें हो जाएगा फर्स्ट सेल। ठीक है, तो समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब सीखिए वैलेंसी, क्योंकि आगे एक टर्म आएगा वैलेंसी, तो यहीं पर समझा दे रहा हूँ वैलेंसी भी। तो वैलेंसी समझाने में आसान रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा ना। तो समझते हैं हम लोग, अब वैलेंसी समझते हैं। क्या समझते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी क्या होता है बच्चे, तो वैलेंसी का ना डेफिनेशन पहले सुन लीजिए। तो डेफिनेशन बोलोगे, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये बोलोगे वैलेंसी का डेफिनेशन। या फिर सेकेंड क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट।
कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया ये डेफिनेशन, तो समझा रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। तो देखिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ वैलेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर होने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से, या तो ले करके या तो दे करके। ले करके मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर ले या तो इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट कर दे, ठीक है ना। तो देखिए समझाते हैं। कोई पूछेगा ना कि ना हीलियम हाइड्रोजन का बच्चे नहीं, पहले हाइड्रोजन नहीं, पहले समझते हैं हम लोग का, इससे समझते हैं पोटेशियम, समझते हैं पोटेशियम और कैल्शियम से समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि बताइए पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है। तो आप बोलोगे सर पोटेशियम की वैलेंसी 1 है। क्यों 1 है बच्चे, क्योंकि देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। तो ये चाहता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। कितने इलेक्ट्रॉन करना, 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो या तो ये किसी से 7 ले लेगा या तो ये 1 अपना डोनेट कर देगा। अगर ये किसी से 7 लेता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 + 7 8 हो जाएंगे। अगर ये किसी को 1 दे देता है तो इसके पास 1 दे देगा, मतलब ये चीज़ तो हट जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अब कितने बच गए, आउटर मोस्ट सेल में अब बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब बताइए कि इसके लिए क्या इजी है, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है। तो इसके लिए इजी ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये दे दे। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। सर 1 क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 है। समझ में आया, समझा रहे हैं अभी। और अब कोई पूछे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे सर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चाहता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट करना। 8 कंप्लीट कैसे होगा, या तो ये 6 ले ले या तो किसी को ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके लिए इजी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो इसके लिए इजी है 2 इलेक्ट्रॉन देना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ से 2 तो हट गया, तो 2 हट गया तो क्या बचा, 2 8 और 8। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, 8 आ गए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। क्यों सर 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। आगे समझते हैं। मान लीजिए कि यही है क्लोरीन है, क्लोरीन है ना बच्चे। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये चाहता है 8 रखना। तो 8 रखने की क्या करेगा, ये 1 ले लेगा और या तो क्या करेगा, 7 किसी को दे देगा। अब इसको 1 लेना ज़्यादा इजी है या 7 देना इजी है। तो 1 लेना ज़्यादा इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ये, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1 ले लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सर बताइए एल्यूमिनियम का बताइए। एल्यूमिनियम में देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। कितने हैं, 1 2 3। तो इसको चाहिए 8 करना। तो 8 ये कैसे करेगा, या तो किसी से 5 ले लेगा या तो किसी को 3 दे देगा। तो इसके लिए इजी क्या है बताइए, तो 5 लेना या 3 देना। तो इसके लिए 3 देना इजी है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब सर इसका बताइए तो नियॉन का। तो नियॉन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 पहले से ही है और हम चाहते हैं कि 8 हो जाए। तो ये चाहेगा कि ना तो मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूं और ना ही मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूं। जब ये चाहता ही नहीं है किसी को देना और लेना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही क्या है, 8 फिल है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग अभी समझे कि वैलेंसी कितनी होती है, मिनिमम 0 होती है। फिर 1 का भी देखे, 2 का भी देखे, 3 का भी देखे। अब देखते हैं कार्बन का। कार्बन में कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो अब ये क्या चाहेगा, अब ये चाहेगा कि इसको, तो इसके पास तो 4 है, तो चाहेगा कि या तो मैं किसी से 4 ले लूँ या तो किसी को 4 दे दूँ। तो ये इसके लिए क्या इजी है, तो इसके लिए 4 लेना और 4 देना दोनों इजी है। लेकिन ये क्या करता है, 4 ये लेता है, ये लेता नहीं है। वैसे तो ये बॉन्ड बनाता है, सीखेंगे बॉन्ड आगे क्लासेस में है और आगे चैप्टर में भी है। तो ये ना बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 4,
ठीक है ना। तो ये 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो ये लेना और देने का काम ये किससे करता है, बॉन्ड बना के करता है, बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी 4 होती है, मतलब कि याद रखिए मिनिमम वैलेंसी कितनी होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है 4 होती है। सर बताइए तो हाइड्रोजन का कितनी वैलेंसी होगी, तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 1। कितनी होती है 1, क्योंकि ये चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँ या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ। सर अभी तो आप बोले कि 8 चाहिए, तो नहीं बच्चे, मैंने जब डेफिनेशन बोला था ना तो ये भी बोला था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। ड्यूप्लेट किसके किसके लिए, तो ड्यूप्लेट है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ड्यूप्लेट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है कि ना वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या तो किसी को दे दे। तो ये ना देने का नेचर रखता है ये, तो ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 हो जाती है। सर हीलियम की वैलेंसी कितनी है, तो इसकी क्या है 0 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है 2 पहले से ही फील है, 2 फील है, मतलब कि ये चाहेगा कि ना मैं किसी से लूँ ना मैं किसी को दूँ, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0। तो याद रखिए जिसमें एक ऑर्बिट आएगा ना, जिसमें एक ऑर्बिट आएगा उसकी वैलेंसी हम लोग मतलब कि उसमें हम लोग देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, कितने चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक ऑर्बिट है तो वो चाहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे आउटर मोस्ट सेल में। अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिट उस मतलब कि एक से ज़्यादा अगर आउटर मोस्ट सेल है तो वो चाहेगा कि उसके में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है ना। तो आई होप आपको वैलेंसी समझ में आया होगा। पीछे समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है टेबल 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन है, तो अभी सिखाया इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन करते कैसे हैं, तो यही इसमें करके बोला है कि करके बताइए। तो हम लोग देखिए बता देंगे ना कि इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसको लिख देंगे 2,4, इसको लिख देंगे 2,8 है ना तो 6 लिख देंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए किसका लिखते हैं कैल्शियम का, तो 2,8,8,2 8 to 10 10 और 10 20। तो वैसे ही आप इन सब का भर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ना तो इसके क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया फिल हो गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट मतलब पहला होता है के सेल, दूसरा होता है एल सेल, तो KLMN, तो KLMN KLMN KLM 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 KL KL, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी फिल हो गया। थर्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पर 4 प्रेजेंट है 4, 6 है 6, 1 है 1, 3 है 3, 5 है 5, 7 है 7, 8 है 8, 1 है 1 और 2 है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैलेंस पूछ रहा है, वैलेंसी नहीं पूछ रहा है बच्चे, याद रखिए ना। तो वैलेंसी क्या करोगे आप लोग ना 1 to 20 तक का वैलेंसी क्या कर लोगे लिख लोगे, नहीं तो एक पिक्चर शो हो रहा होगा, उस पिक्चर को देखिए, उस पिक्चर में ना मैंने ना क्या किया है वैलेंसी दिखा दिया है कि ना ये वैलेंसी होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब है 3.8 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं बच्चे, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के पहले कुछ कुछ पॉइंट है उसको पहले समझते हैं फिर समझाते हैं। तो बोलोगे द कैनाल रेज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। कैनाल रेज को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने, जो कि क्या था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ना डिस्कवर ऑफ सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, मतलब कि गोल्डस्टीन ने ना बच्चे कैथोड रे को डिस्कवर किया, कैनाल रे को डिस्कवर किया। कैनाल रे को ही हम बोलते हैं एनोड रे। तो गोल्डस्टीन ने कैथोड रे और कैनाल और एनोड रे को डिस्कवर किया। देन उसके बाद डिस्कवर किया सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स चार्ज इक्वल टू, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसका जो चार्ज होता है ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन दैट ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जितना ही मैग्नीट्यूड होता है लेकिन चार्ज क्या रहता है अपोजिट रहता है।
इलेक्ट्रॉन रहता है नेगेटिव तो प्रोटॉन क्या रहता है पॉजिटिव। ऐसे ही लिखेगा ना, इलेक्ट्रॉन को लिखेगा नेगेटिव और प्रोटॉन को लिखेगा पॉजिटिव। तो मतलब कि देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम सेम है, लेकिन चार्ज क्या है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। उसके बाद चैडविक आते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो याद रखिए जे इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन और चैडविक हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, एंड इट्स मास वॉज नियरली इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन। मतलब याद रखिए जो चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब कि न्यूट्रॉन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर कुछ लिखते नहीं है, मतलब सिंपल इसको एन लिख देते हैं, स्मॉल एन करके लिखेगा, ठीक है ना। तो ये मैं दिखा दिया यहाँ पर चार्जेस को, ठीक है ना। और जो ना न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। तो बोलोगे न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना वो प्रेजेंट रहता है सभी एटम में एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है ना कि ना नेम एन एलिमेंट विच हैज़ नो न्यूट्रॉन। तो एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसको आप बोलोगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। समझ में आ गया। देयरफॉर एन एटम हैज़ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस में। वेयर हैज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन सेल। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सेल में या फिर ऑर्बिट में आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो याद रखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं ना एटम में, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो बोलोगे एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन एन एटम। कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। द मास ऑफ एटम, तो हम लोग पढ़ना है मास नंबर। तो मास ऑफ एटम क्या होता है, तो मास ऑफ एटम इज द सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ समझ में आया कि जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और अभी हम लोग समझे कि ना जो ना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है बच्चे एटॉमिक मास के इक्वल, ठीक है ना। और द यूनिट ऑफ मास नंबर इज यूनिफाइड मास होता है। द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। और इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया मास नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और पढ़े हम लोग कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है इन जनरल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, प्रोटॉन बाय P प्लस एंड न्यूट्रॉन बाय N के ऊपर कुछ नहीं है ना। एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द एटॉमिक सिंबल। एटम को हम लोग लिखते हैं एटॉमिक सिंबल से, जैसे कि सपोज करिए कैल्शियम को लिख दिया हम लोग सिंबल, और पोटेशियम को लिख दिए कैपिटल K से एटॉमिक सिंबल। मास नंबर से लिखते हैं, मास नंबर को लिखते हैं ऊपर। मास नंबर से क्या होता है 40 होता है। और पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है 39 होता है। एंड एटॉमिक नंबर को लिखते हैं नीचे, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं। एटॉमिक नंबर से कितना होता है 20, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 एज सोन बिलो, ऐसा करके दिखाया गया। तो मैंने शो कर दिया है आप लोगों को, ठीक है।
आगे बोला जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 और मास नंबर है 23, तो उसको ऐसा लिखा गया है, मैं दिखा चुका हूँ लिख करके। फिर आगे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लिथियम एंड कैल्शियम इज़ 3 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिथियम और कैल्शियम में कितने होते हैं, मतलब कि लिथियम में होता है 3 और कैल्शियम में कितना है 20 रेस्पेक्टिवली। फिर आगे बोला जा रहा है एक टेबल दिया जा रहा है, यहाँ पर टेबल को फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिखाते हैं यहीं पर, समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को कैसे बताएंगे आप लोग। देखिए ना यहाँ पर टेबल है, इसमें है एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो समझते हैं। तो देखिए ना, पहले तो याद रखिएगा, सिंबल याद रखिएगा ना, हाइड्रोजन H, लिथियम Li, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, एल्युमिनियम Al, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, तो बच्चे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो मैंने जो बोलता ना कि अभी याद करने के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो यही क्या है, यही जो एटॉमिक नंबर है ना, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कर पढ़ते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए 1। क्वेश्चन आएगा ना कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो फाइंड ऐसे ही करेंगे, तो बोलेंगे कि क्लोरीन में ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हो गए, तो बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन P कितना है 17 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17 होगा। फिर मास नंबर को याद रखिएगा, मास नंबर कितना होता है 35 होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर दिया है 35, प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 17 प्लस न्यूट्रॉन निकालना है। तो 17 को जब इधर माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 17, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 18, तो यहाँ पर क्या आ गया 18 आंसर आ गया। वैसे ही मान लो निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना है 8 है, तो प्रोटॉन 8 है, तो हम लोग बोल दिए कि ना इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो प्रोटॉन भी हो गया 8, इलेक्ट्रॉन भी हो गया 8, मतलब कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। निकालना है अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास है इसका 16, प्रोटॉन हमको पता है 8, न्यूट्रॉन हमको नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे 16 है प्लस 8 इधर आएगा तो -8, 16 माइनस 8 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोग को निकाल लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे सभी का, मैं फील कर रहा हूँ, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस याद ये रखना है कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और एक याद रखेंगे कि एटॉमिक मास इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास बोल लो या मास नंबर बोलो, दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे इसको फील कर सकते हैं, मैं तुरंत इसको फील कर दे रहा हूँ। तो अब आगे बोला जा रहा है द न्यूक्लियस इज 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है उसके एटम से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो बोलोगे द साइज ऑफ सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का साइज कितना होता है 1.86 10⁻⁻10 मीटर। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो सोडियम के न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो क्या करोगे, तभी पढ़ें कि 10⁵ टाइम्स क्या होता है स्मॉलर होता है। तो बोलोगे ना न्यूक्लियस का टाइम क्या, न्यूक्लियस क्या होता है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है, तो जितना उसके एटम का साइज़ है उसको क्या कर दो 10⁵ से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 10 माइनस जो 10⁵ है ना प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ऐसा करेंगे ना 1.86 इंटू 10⁻⁻10, और ये ये +5 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻5, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻10 और ये -5, तो ये हो जाएगा 1.86 इंटू 10⁻10 -5 -15 मीटर, ठीक है ना। आगे कीपिंग इन माइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटॉमिक साइज टू द एटॉमिक साइज, हाउ विल यू शो अ सोडियम एटम, कैसे आप सोडियम एटम शो करोगे, तो सोडियम एटम का आप ऐसे शो करोगे, सोडियम में यहाँ न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गया, टोटल होते हैं 11, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक है ना। कैन यू पिक्टोरियल
पिक्टोरिकली डिपिक्ट सोडियम एटम एक्यूरेटली, तो ये डिपिक्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है इसका, 281 होता है। प्रोटॉन हो गए 11, इलेक्ट्रॉन हो गए 11 और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 12, क्योंकि Z इज इक्वल टू कितना होता है 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो निकाल सकते हैं इससे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है 3.9 में, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास और आइसोबार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आता ही आता है एग्जाम में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं ना। तो एटॉमिक मास तो समझा दिया हूँ। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मास नंबर को ही बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, द मास नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सम केसेस 12 होता है एंड सम केसेस क्या होता है 14 होता है। तो कार्बन का जो मतलब कि कार्बन एटम का जो मास होता है ना, वो कभी कभी तो 12 होता है और कभी कभी क्या होता है 14 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो एक्चुअली कार्बन 12 एंड कार्बन 14 एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि कार्बन 14 और कार्बन 12 में ना डिफरेंट नंबर में क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए दोनों का क्या होते हैं दोनों का मास नंबर क्या होता है अलग अलग होता है। वाइल कार्बन 12 में कितने होते हैं बच्चे 6 न्यूट्रॉन होते हैं, वहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना कार्बन 14 में कितने होते हैं 8 होते हैं। तो देखिए बच्चों याद रखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से क्या होता है, उनका मास नंबर भी चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि मास नंबर क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास नंबर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही है यहाँ पर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। देखिए अब आगे बोला जा रहा है द एटम ऑफ एलिमेंट वेयर द एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स वे होते हैं ना, मतलब कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे कि कार्बन का ही जो एग्जांपल लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है। देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर सेम, बट इसका एटॉमिक मास है 12, इसका एटॉमिक मास है 12, सॉरी इसका क्या है 14। देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन का ना एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, लेकिन एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35 और दूसरा का होता है 37। आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है, ये क्या है क्लोरीन के आइसोटोप्स है। तो अब क्लोरीन के आइसोटोप्स इतने क्यों, मतलब कि आइसोटोप्स क्यों पाए जाते हैं तो भी पढ़ेंगे आगे। तो बस आप इतना समझिए कि आइसोटोप्स जो है ना वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही यूज़फुल है और इनका बहुत सारा एप्लीकेशन है हमारे लाइफ के लिए। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट का जो आइसोटोप्स है ना उसका यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटिंग कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है ना। और दूसरा अब आगे पढ़ते हैं, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का जो आइसोटोप्स है उसका यूज़ करते हैं हम लोग गॉइटर के ट्रीटमेंट में। गॉइटर जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की से होने वाला डिजीज़ है, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है गॉइटर। तो इसी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए मतलब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। अब आइसोटोप्स ऑफ आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज़ होता है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट। तो रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या है, तो बोलोगे सिंस एट टाइम हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन। मतलब कि जब हम लोग ना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे ना तो ऐसे पढ़े थे ना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो किसके पास ऐसा दिमाग आया कि हम लोग हाइड्रोजन को ही पहला नंबर बोले और उसके बाद हीलियम बोले, फिर लिथियम बोले, बेरिलियम, बोरॉन ऐसा करके बोले। तो ऐसा नहीं है ना कि ना पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बोला गया फिर यहाँ पर हीलियम बोलेगा तुरंत, नहीं। इसके बनने में ना सालों साल लगे हैं कि इसको अरेंज करने में। तो बस आप इतना समझिए कि ना जब हम लोग ना पहले क्या था कि हाइड्रोजन क्या था लाइटेस्ट एलिमेंट पता था हम लोगों को। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग उसी के ज़रिए ना मतलब कि इसी फैक्ट के बेसिस पे हम लोगों ने ये असाइन किया ना, ही असाइंड एज वन ऑफ द मास ऑफ
हाइड्रोजन एटम 1 है कि हाइड्रोजन एटम का मास क्या है 1 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। तो इसलिए हम लोग ना हाइड्रोजन को यहाँ पर रखते हैं। पहले हाइड्रोजन से हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ना। तो सिंस एट दैट टाइम हाइड्रोजन वॉज द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, मतलब सबसे हल्का होता है ये। देयरफॉर ही असाइंड एज वन एज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट वर कैलकुलेटेड। और इसी से हम लोग के क्या करने लगे, दूसरे का ना मास को मतलब कि वेट को कैलकुलेट करने लगे अगेंस्ट द वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक वेट। और इसको हम लोग बोलने के रिलेटिव एटॉमिक वेट। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है, नाउ डेज द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट हम लोग कैलकुलेटेड करते हैं अगेंस्ट वन एटम ऑफ कार्बन से, वन एटम ऑफ कार्बन 12 से। मतलब कि कार्बन 12 का यूज़ किया जाता है एटॉमिक वेट को मेज़र करने के लिए या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग फाइंड करते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट क्लोरीन का। तो क्लोरीन अकर इन नेचर, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है। अब अभी पढ़े क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन अकर इन नेचर इन टू आइसोटोप्स फॉर्म क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज, निकालते हैं क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। द एवरेज एटॉमिक वेट फॉर क्लोरीन इज, तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये है 35:7। तो ये ना नेचर में पाया जाता है 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, मतलब 3:1 कितना होता है, तो टोटल होता है 100। तो 100 में 3 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है, मतलब कि 75 पार्ट क्या है तुम्हारा ये 35 वाला है और 1 पार्ट कौन सा है, 37 वाला है। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 75 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं और 25 और 37 को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो इतना 100 करेंगे तो कितना जाएगा, 35.5 आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो एटॉमिक वेट है ना क्लोरीन का वो कितना होता है, 35.5 U होता है। ठीक है, तो ऐसे ही दिया हुआ है कि ना एटॉमिक वेट बहुत सारे एलिमेंट का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, अप्रॉक्सीमेट 4 होता है, इसका अप्रॉक्सीमेट 7 होता है, अप्रॉक्सीमेट 7 होता है। ये 9 है, ये क्या है, ये 10, ये क्या है 12 है, 14 है, 16 है, ये क्या है 19 है, ये क्या है 20 है, इसका आ जाएगा 23, देख रहे हैं 22.99 है, इसलिए क्या आ जाएगा 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 31, इसका कर लोगे 32, इसका कर लोगे 35.5, ठीक है, इसका कर लोगे 40, इसका कर लोगे 39, इसका कर लोगे 40। ठीक है, तो यही है एवरेज एटॉमिक वेट। और लास्ट है आइसोबार, उसको समझते हैं। अब देखिए लास्ट बोला जा रहा है, इफ़ वी कंसीडर कार्बन 14 एंड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन 14। देखिए यहाँ पर कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है, दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है। वी फाइंड दैट देयर मास नंबर आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, मतलब कि 6 और 7 है, मतलब इसका 6 है और इसका 7 है। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो बोलोगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, बट हैव सेम एटॉमिक मास, लेकिन उनका एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो डेफिनेशन यही हो जाएगा, आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, या सेम एटॉमिक या सेम मास नंबर, यही होता है। तो क्वेश्चन आता है ना बच्चे कि ना एटॉमिक मास और आइसोटोप्स और आइसोबार में क्या डिफरेंस है। तो आइसोटोप में बोलोगे कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार में क्या बोलोगे, आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। दूसरा, आइसोटोप में देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब ये होता है कि आइसोटोप्स हैव फिजिकल एंड नहीं, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर आर सेम। और इसमें बोलोगे आइसोबार डज नॉट हैव, या आइसोबार
isobar have different chemical and physical properties because their atomic number are different। और थर्ड बोलोगे एग्जाम्पल, आइसोटोप में बोलोगे एग्जाम्पल कार्बन 6, ऐसे बोलोगे कार्बन का एग्जाम्पल बोल दोगे, या फिर क्लोरीन का एग्जाम्पल बोल दोगे। एक होता है 35 और एक होता है 37, ठीक है ना। और आइसोबार में एग्जाम्पल क्या बोलोगे, आइसोबार में बोलोगे कार्बन 6, 14 और नाइट्रोजन 6, सॉरी नाइट्रोजन 7, 14। या फिर एक और एग्जांपल बोल सकते हो, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका होता है 20 और यहाँ होता है 40, यहाँ होता है 40। मतलब कि आर्गन का भी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन कैल्शियम का होता है 20। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम सेम है। तो ये भी आइसोबार का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज़ 15, एटॉमिक मास नंबर इज 31, व्हाट इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो बताया मैंने ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, तो ये हो जाएगा 15। अब बताया मैंने ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो ये हो जाएगा 15। अब मैंने बताया ना कि न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास, मतलब कि एटॉमिक मास होता है P + n के इक्वल। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, a - p। तो a - p कितना दिया है, 31 - 15। 31 15 करोगे तो 16 इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द K and L सेल ऑफ एन एटम आर फुल, K और L क्या है, फुल है, और M में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कि KLM ये दोनों फुल है, मतलब कि 2 8 है और M में 2 इलेक्ट्रॉन है। देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 + 8 10 और 2 12, तो 12 होगा। और इसका पूछ ले कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है मैग्नीशियम, Mg, ठीक है ना। और इसका पूछ ले कि इसका इसमें सब एटॉमिक, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से प्रेजेंट और कितने कितने हैं, तो इसका आप फिर निकाल के बता सकते हो, ठीक है ना। आगे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया था, आप लोग सीख चुके होंगे, तो ये पढ़िएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, जो कि पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, एटम के सेंटर में। और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मोस्ट ऑफ द मास, मतलब कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पर रहता है, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस में। तो यही है, इतना ही था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। तो आगे आप लोग को ना कुछ इमेजेस शो हो रहे होंगे, ये किसी गाइड से लेकर के आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग कहीं और से फाइंड कर सकते हो उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आई होप जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और मेरा मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।